फोकस हमारा किस पे रहेगा? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, शेयर कैपिटल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में कैसे डिस्क्लोज करा जाता है। बहुत लिमिटेड स्कोप है इस चैप्टर का। ओके, ठीक है जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आने से पहले, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आने से पहले कुछ चीजें जो आपको थियोरेटिकली पता होनी चाहिए, जो लर्न करने वाली होंगी वो मैं बता दूंगा, जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करने वाली होंगी वो भी बता दूंगा, बट रीड कर ले, ठीक है ना? मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट दे एग्जिस्ट, मतलब यू शुड नो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच एग्जिस्ट इन द बुक, बट मैं कह रहा हूं कि क्योंकि कंपनी अकाउंट से एक अलग दुनिया है, तो बहुत सारी नॉलेज आएगी, बहुत सारी नॉलेज आएगी। आपकी मर्जी है कि अपनी नॉलेज कितनी एनहांस करनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो तो पूरा ही करना है, उसके बियॉन्ड वॉलेंटरी, ठीक है ना? चलो, पहला पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी? अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले और रिवाइंड करते हैं। बिजनेस स्टडीज में हमने सुना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप, एक होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी की। सोल प्रोप्राइटरशिप अलग कर लिया 11th में, पार्टनरशिप अलग कर लिया 12th में। अब कंपनीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंपनीज की, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब कंपनीज में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, ओपीसी 1% कंपनी होती है। आएंगे अभी हम उन सब चीजों पे भी, बट वो सब थियोरेटिकल पॉइंट होगा, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस चैप्टर में सीखना ही क्या है? इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो उससे पहले कंपनी क्या होती है? अ कंपनी, ऑल्सो नोन एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इज एन एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस formed and registered under the Companies Act. कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप पे कौन सी एक्ट एप्लीकेबल थी? पार्टनरशिप एक्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप पे कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होती। कंपनीज पे कौन सी है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का ईयर क्या है? 2013, बी केयरफुल, 2013। It is a legal person not having a physical existence and has a separate legal entity, an artificial person separate from its members. It normally has a share capital. It normally has a share capital divided into units called shares. तो हमें मीनिंग ऑफ कंपनी पता होना चाहिए और मीनिंग ऑफ शेयर्स पता होना चाहिए, शेयर कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए। The owners of the company, also known as members or the shareholders. तो members of the company बोलेंगे ना, तो members shareholders हैं, shareholders owners हैं। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? कैपिटल। पार्टनरशिप में क्या होता था? कैपिटल। कंपनी में होता है शेयर कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज द ओनर्स or the members of the business. Insolvency or death of a member does not affect continuity of the company. तो कंपनी का पर्पस ये होता है कि artificial legal person, infinite life, it does not come to an end with the death of a shareholder. The company continues even if the member or the shareholders they become insolvent or die. पार्टनरशिप में तो पढ़ा था ना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इंसॉल्वेंसी केस में फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी, यस और नो? डेथ के केस में भी हो सकती है अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, और एनी प्रीवियस लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंड हुई है। उससे पहले भी तो कंपनीज एक्ट थी ना, 1956, 65 इनकम टैक्स एक्ट थी 1956। फोन अ फ्रेंड। तो प्रीवियस कंपनी लॉ सही था, कंपनीज एक्ट क्या था पहले?
1956। अब क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ड्यूली रजिस्टर्ड under the act. A company is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession. Perpetual succession. It never comes to an end unless आपने खुद वो स्टेप्स लिए कंपनी वाइंड अप करने के लिए, अपने आप नहीं बंद होगी, अपने आप बंद नहीं होगी। तो मीनिंग ऑफ अ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। सर ये सब हम बिजनेस स्टडीज में कर चुके हैं, बट बेटा मैं क्या करूं, मतलब थोड़ा सा तो मुझे आपको याद दिलाना ही पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन। A company comes into existence only after incorporation. It must be incorporated under the law. A company is an artificial person created by the process of law. किसमें आपको इनकॉर्पोरेशन कराना जरूरी है? कंपनीज एक्ट में। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सर वो तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी कहता है, द ओनर एंड द बिजनेस हैव अ सेपरेट एंटिटी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है वो, यहाँ बात हो रही है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ क्या बात हो रही है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट एंटिटी नहीं होती, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ और सिर्फ कंपनी में ही होती है। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल is from the accounting point of view, not from the legal point of view. Separate legal entity. कोई doubt? Artificial person, वो कोई इंसान नहीं है। In the eyes of law, it is an artificial person. It can own property, enter into contract, conduct business, sue, मतलब केस कर सकता है, और be sued for its debts and actions. कंपनी केस कर सकती है, कंपनी पे भी केस हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अमर है। A company has a perpetual succession. Its existence is not affected by death, lunacy, bankruptcy of its members or shareholders. People will come and go. The life of a company comes to an end only by the process of winding up through a process of law. तो वाइंडिंग अप जब करेंगे तब कंपनी बंद होगी, तब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी। Without limited liability, limited sole proprietorship, unlimited liability, partnership, unlimited liability, company, limited liability, liability is limited to the extent of share capital. जितनी maximum capital है वही maximum liability है। The personal assets of the shareholders cannot be used to pay off company's debts, whereas in the case of partnership, private assets, private property can be used to pay off firm's debts. याद है? Limited liability, liability of its members is limited to the value of shares. जितने आपके पास shares, जितने share capital है ना, maximum उतनी liability है, वो maximum उतना ही नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास shares हैं 10 लाख के, कुछ हो जाए 10 लाख से ज्यादा का आपका लॉस नहीं हो सकता। मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है? टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल। The liability of its members is limited to the value of shares subscribed by them or the amount guaranteed to be paid at the time of winding up. एक एक्सेप्शनल केस होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब अलग से एक क्लॉज हमने मेंशन किया हुआ है कि इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं कि इतनी मैं, अदरवाइज इफ नथिंग इज मेंशन्ड, कंपनी is the liability is restricted to the share capital held by the shareholders. तो ये जो guaranteed है वो किस केस में? In case of companies limited by guarantee. Companies limited by guarantee. However, in case of companies incorporated with unlimited liabilities, वो exceptional scenario होते हैं, normally ऐसा नहीं होता। Exceptionally तो हम कुछ भी decide कर सकते हैं ना, अनलिमिटेड है ना। नॉर्मल सिनेरियो में पर्पस ये होता है ना कंपनी क्रिएट करने का कि लिमिटेड लायबिलिटी होगी, टेंशन खत्म, कि भैया जितना पैसा डाल रहे हैं मैक्सिमम उतना ही नुकसान हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्लियर? लिमिटेड लायबिलिटी,
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफरेबिलिटी अभी हम देखेंगे, दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं, थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसफरेबिलिटी, कि जो आपके पास शेयर्स है क्या आप ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं कर सकते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, आप स्टॉक मार्केट में बेचे जितना बेचना है। तो जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रही है ना, जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग हो रही है, वो कौन सी कंपनीज की हो रही है? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। Shares of a company are freely transferable in case of companies listed on a stock exchange. तो stock exchange पे कौन सी companies listed होती हैं? Public limited. In case of unlisted companies and private companies, it is regulated by articles of association of the company. Shares are not freely transferable. ये कहना चाहते हैं। Private limited companies, unlisted companies, शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। किनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज विच आर, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी और द कंपनीज विच आर लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज, एक ही बात होती है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, अब देखो मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ना मतलब बहुत 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 बड़ा चैप्टर है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इतना सीख सकते हो कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बट हमारी टाइम की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता जाऊं जो आपको पता तो होनी चाहिए लेकिन पता नहीं होंगी, ठीक है ना बेटा। तो वो मेरी लिमिटेशन रहेगी, बट क्योंकि जहां कोई वर्ड आएगा ना, मुझे पता होगा आपको नहीं पता, मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता, लेकिन वो कॉमन सेंस की बात है और आपके लिए तो कोर्स की बात है। वो क्वेश्चंस को अफेक्ट नहीं कर रही, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वो चीज आती भी है कि नहीं आती, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो पता होनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी बात यहां पे आई, स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया, शेयर्स लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज आई तो इंडिया की कौन सी दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पे इक्विटी शेयर्स ट्रेड होते हैं? तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत 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 बेसिक चीज पूछ रहा हूं, लेकिन ना पता होना बड़ी नॉर्मल सी बात होगी। सर मैंने तो करा ही नहीं कभी। अरे तो करने, मैं तो गया भी नहीं यूएस कभी, लेकिन पता तो होता है ना कि क्या है यूएस में, सिटीज कौन सी है। ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, करना जरूरी है, इसको नॉलेज कहते हैं। है नॉलेज, दो नॉलेज, एक है जी बीएसई, एक है जी एनएसई। बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्यार से इसको क्या बोलते हैं? इसका जो इंडेक्स है क्या बोलते हैं इसको? असल बस इतना ही पता है, सेंसेक्स। सुना है सर, ये तो सुना है, सेंसेक्स यहाँ पहुंच गया वहां पहुंच गया। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सर वो तो जीडीपी होता है, ये भी कंसिडर किया जाता है लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द कंट्री। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है उसको बोला जाता है निफ्टी। क्या बोला जाता है? निफ्टी। प्यार से उसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। निफ्टी 50 इसलिए बोलते हैं कि टॉप 50 कंपनीज का ही वो इंडिकेटर है, सारी कंपनीज का नहीं होता। सेंसेक्स में आती हैं टॉप 30 कंपनीज। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं ये तो कह रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बस अभी कुछ महीनों की बात है, उसके बाद आपकी नॉलेज ही जो आपको कहीं दुनिया में लेके जा पाएगी, तो वो इसका पार्ट है। एनएससी बीएससी, यस काव्या यू आर राइट। ध्यान से देखेंगे तो वो स्टॉक एक्सचेंज वर्ड आया तो हो गई इतनी थोड़ी सी वैल्यू एडिशन। आगे बढ़ो सर। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स। सारे शेयर होल्डर्स मिलकर थोड़ी ना कि चलो आपने शेयर खरीद लिए अब हम बन गए ओनर, कल हम आएंगे ऑफिस, हमें जगह चाहिए। कह रहे भाई साहब एक मिनट, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप शेयर्स तो कल खरीद लो, रिलायंस के जितने खरीदने खरीद लो,
तो हाँ, आप ओनर हो, आप ओनर हो, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो अगर किसी कंपनी की वैल्यू है 3 लाख करोड़, ठीक है ना, तो अगर आपने 3 लाख रुपए के शेयर्स खरीद भी लिए तो परसेंटेज में ना मतलब 0.0001 के आसपास आएंगे। ओनरशिप कितनी परसेंट ओनरशिप है? 0.001 पॉइंट। क्या कहना चाहता हूं कि जस्ट बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर इट डज नॉट मीन दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन चलाता है कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। A company is not managed by the members, that is the shareholders, but by their elective। कह रहे आप इलेक्ट करो डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो चलाएंगे कंपनी। thus मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे विल रन द कंपनी। ओनरशिप, आप मालिक हैं, ठीक है ना, बट टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय यू। कॉमन सील, कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, इसमें ना ठप्पा, कंपनी की स्टैम्प। अ कंपनी में मतलब होता है ना कि होना जरूरी नहीं है, बट मतलब मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील, बट इट इज रिकमेंडेड। इफ अ कॉमन सील, इफ दे हैव अ कॉमन सील, इट इज अफिक्स्ड टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। की कंपनी की अपनी कॉमन सील हो सकती है, अपनी स्टैम्प हो सकती है। अगर है तो जो जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे वो स्टैम्प, जहां भी साइन होगा साइन के साथ वो स्टैम्प आएगी, तब वो एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो मीनिंग ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, देखो है तो थ्योरी, बट प्लीज ये आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस करेगी। मैं खुद बता रहा हूँ, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट यार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए काम आएगी ना। अब आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग ही है तो मर्जी है। हाँ सर, फिलहाल तो वही है, आपकी कॉल है, मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो क्योंकि दोबारा थोड़ी ना पढ़ोगे। नहीं सर हम पढ़ लेंगे। अच्छा, पढ़ लेना।